अगला मामला जीनिया से दोस्ती का था, जो आसानी से तय हुआ। वो एक तरफ तो यूनिवर्सिटी में जीनिया के साथ ज़्यादा वक्त गुजारता, तो दूसरी तरफ दोस्तों को ये कहता कि इसकी मजबूरी है, जीनिया फैमिली है, इसको इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकता। और जीनिया से भी मैंने खेस बातें कहता जिससे जीनिया चौंक जाए। जब मोगीस से इसकी बारे में बात हुई तो उसने बेहतरीन एक्टिंग करते हुए उसको ये बावर करवाया कि वो तो अपनी फीलिंग के बारे में कंफ्यूज है। और फिर बाद में उसने मोगीस को ये कहा कि वो अरूज को चाहता है। उसने अपने करीबी दोस्तों में से किसी को इस प्लान की भनक नहीं लगने दी, क्योंकि मुस्तफ़ा सबकी फैमिलीज को जानते थे और अगर कभी मुस्तफ़ा को इस बारे में कुछ पता चलता तो वो सब के घरों तक पहुंच जाते। और वो ये रिस्क नहीं ले सकता था कि कल को कोई दोस्त फैमिली प्रेशर की वजह से इसकी हकीकत बता दे। और अगर डैड को कोई दोस्त हकीकत ना भी बताता, लेकिन वो अपने दोस्तों को अपने राज में शरीक करके इनके सामने बुरा नहीं बनना चाहता था, क्योंकि हमरान मुस्तफ़ा अपनी कहानी में विलन बनना तो चाहता था, लेकिन वो ये नहीं चाहता था कि लोग इसकी हकीकत जाने। फिर मर रहा था जीनिया को इम्प्रेस करने का, जो कि एक मुश्किल मर रहा था। जीनिया कमाल को मुतासर करना कोई आसान काम थोड़ी था। जी साहब, आपने बुलाया था? नूरा ने उससे पूछा। उसने सर हिलाकर अंदर आने की इजाज़त दी। उसने सोच लिया था कि नूरा को कैसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना है। तुम उस दिन कह रही थी कि तुम्हें कुछ पैसे चाहिए, उसने पूछा। जी साहब, वो मेरा मंगेतर है ना, उस पे बहनों की शादी का बोझ है। वो बाहर जाना चाहता था ताकि बहनों की शादी कर सके, तो मुझे उसको बाहर भेजने के लिए पैसे चाहिए। नूरा ने हैरत से जवाब दिया, छोटे साहब तो किसी से सीधे मुंह बात करना पसंद नहीं करते थे। तुम्हारे मंगेतर के बाहर जाने के सारे अखराजात मैं उठाऊंगा, बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। उसने लालच दिया। जो भी काम कहेंगे मैं कर दूंगी। नूरा ने फौरन जवाब दिया। वो ये मौका किसी शौहरत गंवाना नहीं चाहती थी। तुम्हें मेरे साथ मिलकर जीनिया को पागल साबित करना होगा। वो असल मुद्दे पर आया। नहीं, आप कैसी बातें कर रहे हैं? नूरा बदकी। वो ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। सोच लो, इसमें तुम्हारा ही फायदा है, मेरे लिए तो कोई मसला नहीं। तुम पे चोरी का इल्ज़ाम लगवा कर तुम्हें यहाँ से चलता करूँ और अपनी पसंद की मुलाजमा रख लूँ। और एक और बात, अगर किसी को ये सब बताने की गलती की तो हमरान मुस्तफ़ा से तो तुम वाकिफ ही हो, उसने धमकी अमेज लहजे में कहा। नूरा ने बेमुश्किल साबित में सर हिलाया। हमरान से पंगा लेने के बारे में वो सोच भी नहीं सकती थी। और वो और दुनिया एक दिन यूनिवर्सिटी से वापस आ रहे थे जब उसकी नज़र बिल्ली के बच्चे पर पड़ी, जो कि जख्मी हालत में था। आम हालात में तो वो नज़रअंदाज करके गुजर जाता, लेकिन जीनिया को इम्प्रेस करने का ऐसा मौका फिर ना मिलता। बड़ी मुश्किल से वो इस बच्चे को उठाकर हॉस्पिटल लेकर गया। फिर उसने नूरा की माली मदद जीनिया के सामने की। जीनिया टीवी लॉन्च में थी और फिर बाहर गैलरी में नूरा से इसका मसला पूछ रहा था, और फिर उसने नूरा को पैसे भी थमा दिए। लो जी, जीनिया हो गई इम्प्रेस। अगला मरला मम्मी को ये शो करवाना था कि जीनिया इसमें इंटरेस्टेड है। वो नहीं, जब कभी वो तीनों साथ बैठते, मौका देखकर वो जीनिया की तरफ मुस्कुरा कर देखता। जीनिया भी इसकी तरफ देखती। जब उसे लगता कि मम्मी भी इनको नोट कर रही है, वो फौरन अपने तासर कंट्रोल करता। उसके इस अमल से समरा वाकई कंफ्यूज हो गई थी। एक तरफ जीनिया के साथ उसे खुद को अच्छा स्थान शो किया, वहाँ दूसरी तरफ उसने समरा के सामने उसने खुद को मुलाजमों की गलतियों पर बिगड़ने वाला बनाकर पेश किया। उस दिन अरूज की बहन की मंगनी पे वो पहले जीनिया को देखता रहा, लेकिन जैसे ही जीनिया समरा की तरफ मुतवज्जो हुई वो वहां से हट गया। फिर तकरीब में समरा को अपनी तरफ आता देखकर उसने और अरूज ने ड्रामा रचाया। अरूज से उसने झूठ बोला और इसकी मदद ली। समरा को ये समझ आ गई कि वो अरूज को पसंद करता है। जब समरा ने उससे इसकी पसंद पूछी तो उसने फौरन अरूज का नाम लिया। दूसरी तरफ उसने जानबूझकर नूरा की मौजूदगी में जीनिया को प्रपोज किया, और फिर नूरा ने के मुताबिक हैरान परेशान होने की एक्टिंग की। प्रपोज करने के लिए उसने उस होटल का इंतखाब किया जिस पे वो सब जाते थे। वेटर को उसने खरीद लिया और वेटर ने उसको वो टाइम बताया जिस पे होटल में कम लोग होते थे। यहाँ भी वो कामयाब ठहरा। जब सिमरा को उसने इनकार कर दिया, सिमरा जीनिया के रिश्ते के लिए रिश्ता ढूंढने लगी। जीनिया के कहने पर उसने जीनिया को सिमरा से बात करने की इजाज़त दे दी, क्योंकि इस तमाम अरसे में वो सिमरा को अच्छी तरह जान चुका था। वो जीनिया से बहुत प्यार करती थी और उसे दुखी करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। ये भी इसके प्लान के मुताबिक हुआ।
समरा ने अपने नाम लेकर रिश्ते से इनकार कर दिया। जीनिया के ड्रेसिंग रूम के रोशनदान में लगी ग्रिल से वो पेच निकाल चुका था। वो जानबूझकर उस टाइम बात करने आया जब जीनिया लॉज में मौजूद थी। जीनिया का फोन नूरा ने पहले ही चालाकी से छुपा दिया था। वो जीनिया से ने परेशानी में ध्यान नहीं दिया। फिर वो जीनिया के कमरे में आया और इससे बात करने के साथ साथ नूरा को मैसेज भी किया कि मम्मी को ऊपर भेजो। नूरा इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन थोड़ा बहुत जानती थी। फिर नूरा जो सुबह ही तबीयत की खराबी का बहाना कर चुकी थी, उसने समरा से कहा कि जीनिया का फोन आ रहा था तो वो दे दे। जब समरा ने सीढ़ियाँ चढ़ी तो नूरा ने इमरान को मैसेज कर दिया। जब तक सिमरा दरवाजे तक पहुंची उसने तब तक अपनी बात पूरी की और फिर जीनिया बोलना शुरू हुई और इसकी तवक्को के बरक्स कुछ ज्यादा ही बोल गई। समरा ने वो ही समझा जो वो समझना चाहता था। जीनिया ने घबरा कर उसे छुपने का कहा। उसे पता था कि ये होगा। वो ड्रेसिंग रूम में घुसा और स्टूल खींचकर रोशनदान से बाहर निकला। इस दौरान इसके बाजू पे छिल लग गई लेकिन उसने परवाह नहीं की और रोशनदान से कूदकर वो टेरेस पे आ गया। वो वहां से अपने कमरे में गया। जब तक समरा जीनिया के कमरे से निकली तो वो भी हुलिया दुरुस्त करके बाहर निकल आया और समरा और जीनिया हैरान रह गई। डैडी और मम्मी के साथ वो तुर्की गया। इसने सारी सिचुएशन को क्रिएट करने के लिए जानबूझकर ऐसे वक्त का इंतखाब किया जब डैड मुल्क से बाहर हो, क्योंकि अगर डैड यहाँ पर रहते तो इसका प्लान कामयाब ना हो पाता, क्योंकि डैड इसको नहायत अच्छे से जानते थे। हर 2 महीने बाद मुस्तफ़ा 1 महीने के लिए बाहर काम के सिलसिले में जाते। अपनी शादी के बाद वो नहीं गए थे। अब इनका जाना ज़रूरी था तो वो गए, तो इसको एक और कामयाबी मिल गई। मंगनी अटेंड करने के बाद डैड के एक और दोस्त के बेटे अहमद के साथ वो उसकी फ्लैट में चला गया। उसने पाकिस्तान जाने की टिकट बुक करवाई और अहमद से कहा कि वो अपने किसी जानने वाले के पास जा रहा है जिससे मिलना इसकी स्टेप मॉम को पसंद नहीं, इसलिए वो किसी को कुछ ना बताए। वो अगले दिन की शाम तक वापस आ जाएगा। दूसरी तरफ उसने डैड को मैसेज किया कि वो और जीनिया यूनिवर्सिटी फेलोज के साथ ट्रिप पर चले जाएं। समरा जीनिया को इजाज़त नहीं दे रही क्योंकि समरा जीनिया को इस तरह दोस्तों के साथ दूसरे शहर जाने की इजाज़त नहीं देती थी। इस दौरान इसके डैड से जो बात हुई उसमें से एक बात को उसने जीनिया को सुना दिया और ने कहा कि गवाह उसकी यूनिवर्सिटी फेलो थे जिनको उसने पैसे दिए और घर के अंदर आने के लिए पिछले गेट का इस्तेमाल किया जो बंद रहता था, क्योंकि नूरा ने उसे साफ लफ्जों में बता दिया था कि अब्बा कभी भी बड़े साहब से गद्दारी नहीं करेंगे। जीनिया ने उससे निकाह कर लिया और नूरा फिर इसके प्लान के मुताबिक बाद में आई और अगले दिन वो तुर्की वापस चला गया। फिर शुरू हुआ जीनिया को पागल करार देने का खेल। उसने एक दफ़ा बहुत पहले जीनिया को मोबाइल का कोड खोलते देख लिया था। जीनिया की गैर मौजूदगी में उसने जीनिया के मोबाइल से मैसेज किया और फिर वहां से सारी चैट डिलीट कर दिया। लॉकर का पासवर्ड नूरा ने चोरी छुपे देख लिया। सुबह जाने से पहले उसने मोबाइल से तस्वीरें डिलीट की और फिर लॉकर से निकाहनामा निकाल लिया। अगले दिन जब जीनिया ने नूरा से इमरान के बारे में पूछा तो नूरा ने समरा को फ़ोन कर दिया। नूरा पहले भी 1-2 दफा समरा को ये कह चुकी थी कि जीनिया अपने आप से बातें करती है। समरा ये खबर सुनकर परेशान हो गई। यूं वो दोनों वापस पाकिस्तान आ गए। उसने सोचा था कि जब जीनिया निकाह की बात मम्मी को बताने का कहेगी तो वो मुकर जाएगा, लेकिन इसकी नौबत नहीं आई। उसकी प्लानिंग कामयाब हुई और उसने जीनिया को ऐसा घुमाया कि वाकई ये समझ लेना शुरू हो गई कि वो जो कह रहा है वो सच है। हमजा उससे सीनियर था यूनिवर्सिटी में। उसने हमजा को पैसे दिए और हमजा राजी हो गया। उसने खुद समरा से कहा कि वो जीनिया को हमजा के पास लेकर जाए और ये बात जीनिया को पता ना चले। क्या स्क्रिप्ट लिखा मैं और किस तरह मेरा प्लान कामयाब हुआ। ऑस्कर का मुस्तकिल हूँ मैं। इसने खुद को दाद दी। इंसान नहीं भेड़िए हैं ये लोग जो जीने नहीं देते। हम पे लाजिम था कि मर जाते हैं। हम क्यों सहा इस दर्द को हमने। दर्द ने मुस्कुरा कर कहा दर्द सहना भी तो जिंदगी है। जो दर्द को सह गया वो फिर दर्द ना रहा। जीनिया घुटनों पर सर दिए जमीन पर बैठी रो रही थी। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी चीखों को रोक रखा था। वो अभी इमरान और हमजा की बातें सुनकर आ रही थी। कोई इंसान बदला लेने के इस हद तक भी जा सकता है, कोई इतना कैसे गिर सकता है। किस तरह इमरान ने सबको बेवकूफ़ बनाया। मुस्तफ़ा ठीक ही कहते थे। इमरान दिल में बहस रखता है।
एक थप्पड़ का बदला लेने के लिए इसकी जिंदगी बर्बाद कर दिया और अभी भी इसका दिल नहीं भरा था। और कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी हैं जो पैसों के लिए दूसरों की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। और तब से वो अपने कमरे में बैठी रो रही थी। समरा घर पे नहीं थी, वरना शायद वो भी हकीकत जान लेती। मैं उसको नहीं छोड़ूंगी, मेरे हाथों से ये शख्स नहीं बच सकता। आंसुओं को बेदर्दी से साफ करते हुए उसने सोचा। वो उठ खड़ी हुई। क्या पता ये सब भी मेरी सोच हो और हमजा ना आया हो। सर को एक हाथ से थामती वो बेड पर बैठी। मुझे सबूत ढूंढना है कि जो मेरे साथ हुआ वो सच है या मेरा ख्याल। हाथ की उंगलियों को मरोड़ते हुए उसने सोचा। दर्द सहा नहीं जाता, हाल बताया नहीं जाता। वो तीनों नाश्ते की टेबल पर बैठे थे और वो गाहे बगाहे सामने बैठे इमरान पर नजर डाल रही थी, जिसे इसके चेहरे पर कुछ ढूंढ रही हो। सब ठीक है ना? वो सर ऊपर उठाते हुए बोला। वो कब से जीनिया को नोट कर रहा था जो इसकी तरफ देख रही थी। अरूज ने तुमसे शादी क्यों नहीं की? वो जानती नजरों से इसकी तरफ देखते हुए बोली। उसकी बात सुनकर समरा एकदम परेशान हुई कि इमरान बेचारा दुखी हो जाएगा। जरूर नहीं, आप किसी से मोहब्बत करें तो जवाब में वो भी आपसे मोहब्बत करे। वो संजीदा अंदाज में बोला। जीनिया के सवाल ने से हैरान कर दिया। ये तो तुमने ठीक कहा, बाकी जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो। वो दुखी नजर आने की एक्टिंग करते हुए बोली। उसे हकीकत जाननी थी। मैं सोच रही हूँ कि मुस्तफ़ा के आने के बाद कहीं घूमने चलते हैं। समरा ने मौजू चेंज किया। वो दोनों को दुखी नहीं देख सकती थी। पप्पू, मेरा भी मोबाइल खराब हो गया है, सुबह पानी में गिर गया था। वो समरा की तरफ देखते हुए बोली। इमरान शाम में मेरा मोबाइल खरीद कर लाइएगा, साथ ही तुम्हारा भी ले आएगा। समरा ने कहा। कल रात को इनका मोबाइल खराब हो गया था। कल मेरी इकरा से बात हुई थी। वो कह रही थी कि वो इस्लामाबाद आई है और मुझसे आज मिलने आएगी। इससे कॉल करके पूछना था कि वो आएगी या नहीं। वो मोबाइल में मसरूफ इमरान को देखते हुए बोली। मेरे मोबाइल से कर लो। वो फौरन वो मोबाइल जीनिया की तरफ बढ़ाते हुए बोला। जीनिया ने मोबाइल थामा और बाहर निकल गई। उसने जल्दी से ईमेल खोली कि शायद टिकट वाली ईमेल मौजूद हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। इकरा का नंबर मिलाकर उसने फौरन बंद कर दिया ताकि इमरान को शक ना हो। ऐसा नहीं है, वो भी मेरा वहम ही होगा। वो नफी में सर हिलाती अंदर की तरफ बढ़ी। इमरान को मोबाइल पकड़ाकर वो अपनी कुर्सी पर बैठ गई। जीनिया यूनिवर्सिटी क्यों नहीं जा रही? मुस्तफ़ा ने समरा से पूछा। वो दरअसल एक मसला हो गया। वो नजरें चुराते हुए बोली। कैसा मसला? वो परेशान हुआ। वो मैंने आपको बताया था ना कि जीनिया का रिजल्ट ठीक नहीं आया था। वो बात करते करते रुकी, फिर वो उलझन का शिकार हुआ। तो जीनिया ने अब इतनी टेंशन ली कि मुझे उसे साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाना पड़ा, इसलिए उसने ये सेमेस्टर्स ड्रॉप कर दिया। वो नीचे देखती हुई बोली। कितना मुश्किल होता है अपनों से झूठ बोलना। तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? वो परेशान हुए। आप काम में बिजी थे तो इसीलिए। वो धीमी आवाज में बोली। तो फिर क्या हो गया? आप मुझे बताती तो सही, आपने छुपा कर अच्छा नहीं किया। वो नाराज हुए। इन्हें समरा का इस तरह करना अच्छा नहीं लगा था। आई एम सॉरी, आप नाराज ना हो, बस इसीलिए नहीं बताया कि आप वहाँ अकेले परेशान होते रहेंगे। आइंदा जैसे भी हालात हो, आपने मुझसे कुछ नहीं छुपाना। वो नरम लहजे में बोले। जी। वो जवाबन बोली और दिल में सोचा कि क्या असल बात बताना चाहिए या नहीं। अभी मुस्तफ़ा साहब और समरा इसके कमरे से होकर गए थे। अंकल ने उसे बहुत तसल्ली दी थी कि वो कह रहे थे कि उसे किसी और अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। उन दोनों के जाने के बाद वो किताबों वाली अलमारी की सफाई सुथराई करने लगी थी। काफ़ी अर्सा हो गया था अलमारी की सफाई किए। वैसे तो नूरा ही इसका कमरा साफ करती थी, लेकिन किताबों की अलमारी वो खुद ही सेट करती थी। वो किताबों को बेड पर डाल रही थी जब अचानक उसकी नजर एक चीज पर पड़ी। वो अपनी जगह साख्त रह गई। हाथ बढ़ाकर उसने सामने पड़े स्याह गुलाब को उठाया। उसे याद आया कि इमरान का दिया गुलाब फूल उसने तब किताबों वाली अलमारी में किताब के ऊपर रख दिया था। फिर वो शायद किताबों के पीछे गिर गया था और अब वो ये सोच रही थी कि वो सब सच था। उसे क्या करना था उसे समझ आ गई थी। अब उसे रोना नहीं रुलाना था। अब क्या कहना चाहेंगे आप? फूल हमजा के सामने रखते हुए उसने पूछा। हमजा के चेहरे का रंग उड़ा। मैंने जो भी किया इमरान के कहने पर किया, प्लीज मुझे माफ कर दें। इमरान ने माजरत करना चाही। चंद पैसों के लिए आप कैसे किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं? वो गुस्से से बोली। मैं कसम खाने को तैयार हूँ, मैंने आपके साथ बुरा किया, लेकिन मैंने इमरान को रोका कि आपकी शादी कहीं और ना करवाए, वरना वो इससे भी जरिया करने वाला नहीं था। हमजा ने अपनी सफाई देनी चाहिए, आपकी बड़ी मेहरबानी।
اس نے طنز کیا، آپ جو کہیں گی میں کرنے کو تیار ہوں، میں سچ میں آپ شرمندہ ہوں۔ حمزہ نے سوچا کہ وہ اپنی غلطی کا ازالہ کر لے، وہ واقعی شرمندہ تھا۔ مجھے ایک جھوٹی رپورٹ بنوانی ہے، کرسی سے ٹیک لگاتی ہوئی پرسکون انداز میں بولی۔ ہم پہ لازم ہے کہ ہم کریں محبت، ہاں تم پہ لازم ہے کہ تم جانو محبت، ہم پہ لازم ہے کہ نبھائیں محبت، تم پہ لازم ہے کہ تم مانو محبت۔ آپ نے بلایا تھا؟ داؤد نے زینیا کے سامنے بیٹھتے ہوئے فکر مندی سے کہا۔ جب زینیا نے اسے فون پر ہوٹل آنے کو کہتی تو وہ پریشان ہو گیا۔ میں تم سے شادی نہیں کر سکتی، وہ سنجیدہ لہجے میں بولی۔ کیوں، اب کیا ہو گیا ہے؟ وہ پریشان ہوا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا تھا، وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو باہم پھنساتے ہوئے بولی۔ تو اس نے شروع سے لے کر آخر تک تمام بات بتائی۔ تو آپ حمران کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں؟ وہ سنجیدہ ہوا۔ کبھی بھی نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ پھر آپ کیا چاہتی ہیں؟ وہ ابھی بھی سنجیدہ تھا۔ میں اس جیسے انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اس سے طلاق لے لوں گی، اس نے اپنا فیصلہ سنایا۔ میں ساری زندگی آپ کا انتظار کر سکتا ہوں، وہ جواباً بولا۔ تمہیں سب سے کوئی فرق نہیں پڑا؟ وہ حیران ہوئی۔ کس بات سے؟ وہ جواباً حیران ہوا۔ تم نے یہ نہیں سوچا کہ یہ نکاح میں نے خود کیا تھا؟ وہ بولی۔ آپ نے بتایا جو ہے کہ اس نے آپ کو کیسے ٹریپ کیا، مجھے یقین ہے کہ ایسا ہی ہوا ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ ریلی، تمہیں یقین ہے میری بات کا؟ وہ حیرت زد لہجے میں بولی۔ آف کورس، اس نے مسکرا کر اسے یقین دلایا۔ تمہاری فیملی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا؟ وہ جھجکتے ہوئے بولی۔ آپ ان کی فکر نہ کریں، میں ان کو سنبھال لوں گا، اور اس بات پہ میری فیملی کو اعتراض نہیں ہوگا۔ میری امی کو بھی طلاق ہوئی تھی پہلے، تو انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ وہ مسکرا کر بولا۔ وہ مطمئن ہوئی اور داؤد کو اپنا پلان بتایا۔ آپ کو لگتا ہے یہ کام کرے گا؟ وہ فکر مند ہوا۔ میں ان کچھ مہینوں میں اسے اچھی طرح جان گئی ہوں، وہ آرام سے ٹریپ ہو جائے گا۔ وہ پراعتماد انداز میں بولی۔ اس نے آپ کو ٹریپ کرنے کے لیے اتنی لمبی پلاننگ کی اور آپ بس ایک ہی طریقہ اختیار کریں گی؟ اسے تعجب ہوا۔ مجھے ٹریپ کرنے کے لیے اسے میرے لیول تک آنا پڑا، تو مجھے اسے ٹریپ کرنے کے لیے اس کے لیول تک جانا چاہیے نا، اور اس کا لیول یہی ہے۔ وہ اس میں ہی پھنس جائے گا تو پھر مجھے اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ پرسکون لہجے میں بولی۔ اوکے، اور اگر میری کوئی مدد چاہیے ہو تو ضرور بتائیے گا۔ وہ بولا۔ نہیں، میں خود ہی اس سے نپٹ لوں گی، وہ جواباً مسکرا کر بولی۔ داؤد نے صحابت میں سر ہلایا، اور اسے پتا تھا کہ زینیا اچھی طرح اس معاملے کو حل کر لے گی۔ منافقت کا لبادہ اوڑھ کر پھرتا ہے انسان فرشتہ بن کر۔ حمران پچھلے کچھ دنوں سے زینیا کو نوٹ کر رہا تھا۔ وہ عجیب سی حرکتیں کر رہی تھی۔ بیٹھے بیٹھے وہ اپنے آپ سے باتیں کرنا شروع کر دیتی، اور کبھی تو پورا دن نہیں بولتی۔ وہ بہت خوش تھا کہ زینیا اب اصل میں پاگل ہو جائے گی۔ وہ لان میں آیا تو زینیا لان میں پڑے جھولے پر بیٹھی تھی اور ایک دم سے ہنسنا شروع ہو گئی اور پھر رونا۔ کیا ہوا ہے زینیا؟ وہ زینیا کے پاس آتے ہوئے فکر مندی سے بولا، لیکن دل ہی دل میں وہ بہت خوش ہوا۔ کچھ نہیں، وہ گھبرانے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولی۔ تو تم رو کیوں رہی ہو؟ اس نے خود کو پریشان ظاہر کیا۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں رو رہی ہوں، وہ حیرت سے چہرے پر آئے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے بولی۔ تم ٹھیک ہو نا؟ اپنی خوشی کو چھپاتے ہوئے وہ بولا۔ شاید، وہ انگلیاں مروڑتے ہوئے الجھ کے بولی۔ کچھ دن پہلے تم حمزہ کے پاس بھی گئی تھی سیکشن کروانے، لیکن مجھے کوئی امپروومنٹ نظر نہیں آ رہی۔ اگر تم چاہو تو ہم ڈاکٹر چینج کر دیتے ہیں۔ وہ ہمدرد بنا۔ پتہ نہیں، وہ دور خلاؤں میں گھورتے ہوئے بولی۔ جس دن وہ حمزہ اور داؤد سے ملی تھی، حمران اس دن کی بات کر رہا تھا۔ وہ ضد کر کے اکیلی ہی ڈرائیور کے ساتھ گئی تھی، پھر ڈرائیور نے اس کی کہنے پر کسی کو حقیقت نہیں بتائی تھی۔ مجھے تو یہ ڈاکٹر ٹھیک نہیں لگ رہا، تم ممی سے کہو کہ وہ ڈاکٹر چینج کریں، کیونکہ تم اس ڈاکٹر سے مطمئن نہیں ہو، اس نے کہا۔ اس کا مقصد زینیا کو مینٹل ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتا دیکھنا تھا۔ وہ صرف اتنا ہی بولی اور خاموش ہو گئی۔ حمران تھوڑی دیر کھڑا رہا۔ جب زینیا کچھ نہ بولی تو وہ اندر چلا گیا۔ ممی پاپا کہیں باہر گئے تھے۔ ویسے تو سمرا زینیا کو کم ہی اکیلے چھوڑ کر جاتی تھی، لیکن زینیا کے مجبور کرنے پہ آج وہ چلی گئی۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوا اور ٹی وی
آن کر کے بیٹھ گیا. ابھی اسے بیٹھے 5 منٹ ہی ہوئے تھے جب چوکیدار نے اسے ایک لفافہ پکڑایا اور کہا کہ زینیا بی بی کے لیے آیا ہے. اس نے پہلے وہ لفافہ کھولا. زینیا آ گئی. اس نے لفافہ زینیا کے حوالے کیا. زینیا نے جیسی لفافہ کھولا ایک دم چیخ ماری. کاغذ اس کے ہاتھ سے نیچے گر چکا تھا. عمران نے فوراً کاغذ اٹھایا اور کاغذ پر لکھی تحریر دیکھ کر ساخت رہ گیا. وہ زینیا کی پریگنینسی رپورٹ تھی جس کے مطابق زینیا 1.5 منتھ کی پریگننٹ تھی. عمران کا دماغ گھوم گیا. اس نے یہ تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا. لگتا ہے کہ انہوں نے غلط رپورٹ بنا دی. وہ ہوش میں آتے ہوئے بولی جبکہ عمران کو ایسا لگ رہا تھا کہ اس کا اپنا تھپڑ اس کے اپنے منہ پہ ہی پڑ گیا. تم پلیز پپو کو کچھ نہ بتانا. میں ہاسپٹل جاؤں گا اور اصل رپورٹ لے آؤں گی. وہ ساتھ کھڑے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے بولی جبکہ عمران سوچ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا. اس کا داؤ اس خود پہ ہی چل گیا تھا. وہ تو نہ ادھر کا رہا اور نہ ادھر کا. لوگ تو اس بچے کو ناجائز ہی سمجھے گے اور وہ یہ بات برداشت نہیں کر سکتا. اس نے سیڑھیاں چڑھتی زینیا کی طرف دیکھا اور دل پر پتھر رکھ کر ایک فیصلہ کیا. درد جو دیا اس بے درد بھی چیخ اٹھا. وہ زینیا کے کمرے میں داخل ہوا. زینیا شیشے کے سامنے کھڑی تھی. مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے. وہ زینیا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا. ہاں کیا کہنا ہے. اس نے انجان بننے کی ایکٹنگ کی لیکن دل ہی دل میں وہ خوش تھی کہ اب حقیقت سامنے آنے والی ہے. تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ سچ تھا. کیا کہہ رہے ہو. میں کچھ سمجھی نہیں. وہ الجھ کر بولی. عمران نے مختصر سے ساری بات بتائی. اس کے منہ سے یہ ساری باتیں سن کر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے. اس نے آنسوؤں کو صاف نہیں کیا تھا. اب اسے اس چھوٹے لیول کے ایکٹر کے سامنے ہائی لیول کی ایکٹنگ کرنی تھی. میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی. وہ روتے ہوئے بولی. معافی مانگی کس نے ہے. وہ اس انداز میں بولا. کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا. دھندلائی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے وہ بولی. یہ اس تھپڑ کا بدلہ ہے جو تم نے مجھے مارا تھا. وہ ایک لفظ چباتے ہوئے بولا. اس ایک تھپڑ کا بدلہ لینے کے لیے تم نے میری زندگی برباد کر دی. وہ بولی آواز میں حیرت اور غصہ دونوں شامل تھے. تمہیں تو تھینکس ادا کرنا چاہیے. میرا سستے میں چھوٹ گئی. ورنہ تم جانتی ہو کہ جب مرد کے منہ پر تھپڑ پڑتا ہے تو وہ بدلہ لینے کے لیے کس حد تک چلا جاتا ہے. اس کی سرخ ہوتی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ سخت لہجے میں بولا. جو مرد تھپڑ کا بدلہ لینے کے لیے عورت کی عزت یا زندگی برباد کرتا ہے اسے اپنے مرد ہونے پر شک کرنا چاہیے. وہ بھی جواباً سخت لہجے میں بولی. اپنی بکواس بند کرو. دائیں ہاتھ سے اس کا بازو دبوچتے ہوئے وہ گڑگڑایا. بس یہی اوقات ہے تمہاری. وہ اس انداز میں بولی. تم جیسی پاگل سے میں بحث نہیں کرنا چاہتا. اس کا بازو ابھی بھی اس کے ہاتھ میں تھا. میں پاگل نہیں ہوں. وہ چیخی اور دل ہی دل میں خود کو اتنی اچھی ایکٹنگ کرنے پر داد دی. ہونے والی ہو. بہرحال میں کل ممی سے بات کروں گا کہ وہ تمہاری شادی مجھ سے کروا دیں کیونکہ میں تمہیں اس تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا اور تم بھی ہاں کہو گی. اس کے سرخ چہرے پر نظریں گاڑتے ہوئے وہ سخت لہجے میں بولا. میں تم جیسے گھٹیا انسان سے شادی نہیں کروں گی. وہ چلائی. انکار کا حق نہیں دیا میں نے تمہیں اور مجھے بھی تم جیسی لڑکی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. میں یہ سب صرف اپنی اولاد کے لیے کر رہا ہوں تاکہ کل کو کوئی میری اولاد کو ناجائز نہ کہے. بائیں ہاتھ سے اس کا چہرہ دبوچے ہوئے وہ درششی سے بولا. زینی کا دل کے اس انسان کا چہرہ نوچ لے لیکن ابھی اسے یہ سب برداشت کرنا تھا. تم جیسے انسان سے شادی کرنے سے اچھا ہے میں خودکشی کر لوں. وہ بڑی مشکل سے بولی. چہرے پر درد ہو رہا تھا. شوق سے کرنا لیکن میرا بچہ ہو جائے اس کے بعد. اسے چھوڑتے ہوئے وہ تستری انداز میں بولا. میں انکل اور پپو کو تمہاری حقیقت بتا دوں گی. زینیا نے دھمکی امیز لہجے میں کہا. شوق سے اگر کوئی ثبوت ہو تو. وہ تسکرانہ انداز میں بولا. وہ یکدم چپ ہو گئی. کوئی چالاکی کرنے کی کوشش نہیں کرنا کیونکہ ہمراہ مصطفیٰ کو تم اب اچھے سے جان گئی ہوگی. وہ وارننگ دینے والے انداز میں بولا اور کمرے سے باہر نکل گیا. اس کے جانے کے بعد زینیا نے ڈریسنگ ٹیبل پر پڑا موبائل اٹھایا جس پہ ساری آواز ریکارڈ ہو چکی تھی. اس کی ساری زندگی یاد رکھو گے کہ کبھی زینیا کمال سے پنگا لینے کی غلطی کی تھی. موبائل کی اسکرین کی طرف دیکھتے ہوئے وہ مسکرا کر بولی. خیریت ہے آپ تینوں یہاں پہ اس طرح کیوں بیٹھے ہیں. وہ ممی ڈیڈی کے روم میں داخل ہوتے ہوئے حیرت سے بولا. ان دونوں کے سامنے زینیا بھی موجود تھی. عمران مجھے شرم آتی ہے تمہیں اپنا بیٹا کہتے ہوئے. مصطفیٰ صوفے سے اٹھتے ہوئے غصے سے بولے. ابھی زینیا نے ان دونوں کو ریکارڈنگ سنائی تھی. غصہ تو انہیں سمرا پہ بھی تھا جس نے یہ سب چھپایا تھا. کیا ہوا ڈیڈ. وہ پریشان ہوا. تم اس حد تک گر سکتے ہو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا.
वो इश्तियाल अंगेज लहजे में बोले, पर हुआ क्या है? वो समरा की तरफ देखते हुए बोला, जो नफरत अमेज नजरों से इसकी तरफ देख रही थी। उसे कुछ कुछ समझ आना शुरू हो गया था। तुमने जीनिया के साथ इतना बुरा किया, ये तरबियत की थी मैंने और तुम्हारी माँ ने। मुस्तफ़ा का हाथ उठा, चटाक हमरान शिट रह गया। पहली दफा डैड ने उस पर हाथ उठाया था। ये जो भी कह रही है वो सब का सब झूठ है। उसने खुद को पुरतमाद जाहिर करना चाहा, वरना अंदर से तो वो भी हिल गया था। झूठ बोलते हो मुझसे। उन्हें हमरा के मुंह पर दूसरा थप्पड़ मारा। आप इन दोनों की बातों में आ रहे हैं, आपको मेरा यकीन करना चाहिए। ये तो मेरी सगी नहीं है, ये अपनी सगी का ही साथ देंगी। आप तो मेरे सगे हैं, आपको मेरा यकीन करना चाहिए। ये छुपी भतीजी हमें ट्रैप कर रही है। वो ऊंची आवाज में चिल्लाया। चटाक तीसरा थप्पड़ पड़ा था उसे। वो समरा का दिल दुखा। उसकी औलाद से बढ़कर मोहब्बत की थी उन्होंने हमरान, और वो ये सब कह रहा था। सीनिया पुरसुकून बैठी तमाशा देख रही थी। उसके सीने में ठंड पड़ गई थी। इसने मुझे अपनी और तुम्हारी गुफ्तगू सुनाई है, जो सुबह तुमने उससे की थी। तुम घटिया थे, ये तो मुझे पता था, फिर इतने घटिया हो गए मैं ये नहीं जानता था। गुस्से से इनकी आवाज़ कांपना शुरू हो गई। इनकी बात सुनकर हमरान का चेहरा जर्द हुआ। आपने जितना मारना है पाल ले, लेकिन मैं शर्मिंदा नहीं हूँ। मैंने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया। उसने हर दर्मी दिखाई। अब जब हकीकत खुली गई थी तो डरने की क्या जरूरत थी? आप क्यों अपनी एनर्जी इस पे जाया कर रहे हैं? जीनिया को निमटने दें। मुस्तफ़ा के कंधे पर हाथ रखकर उन्होंने रोका। वो नहीं चाहती थी कि इनकी तबीयत खराब हो। मुस्तफ़ा साहब सर पकड़ते सोफे पर बैठ गए। मुझे तलाक चाहिए, वो हमरान के सामने खड़े होते हुए पुरअतमाद अंदाज में बोली। मुझे तुम जैसी फजूल औरत में कोई दिलचस्पी नहीं। बच्चा पैदा होने के बाद मेरे हवाले करना और अपनी आज़ादी का परवाना ले लेना। अपने इश्तिलाल को कंट्रोल करते हुए बोला, वरना दिल तो कर रहा था कि सोनिया को मार दे। डैड ने कितनी इंसल्ट की थी इसकी, इस फजूल लड़की के लिए। कौन सा बच्चा? उसने कहका लगाया। तब हमरान को अपनी हमाकत का एहसास हुआ। मुझे बेवकूफ़ बनाने के लिए स्क्रिप्ट तुमने खुद ही लिखा था ना? हमजीनिया ने हमरान का मजाक उड़ाया। मैं तुम्हें कभी भी तलाक नहीं दूंगा, वो सख्त लहजे में बोला। उसका खून खोल रहा था। कैसे इस लड़की ने उसे बेवकूफ़ बनाया था? अगर तुमने उससे तलाक नहीं दी तो हम कोर्ट से खुला ले लेंगे, समरा सख्त लहजे में बोली। लेकर दिखाएं, वो सदिया अंदाज में बोला, और सामने खड़ी जीनिया पर नजर डाली जो गुस्से से उसकी तरफ देख रही थी। तुम यहाँ से अभी और इसी वक्त निकल जाओ, और अब तुमसे कोर्ट में ही मुलाकात होगी। मुस्तफ़ा साहब बोले, इन औरतों को आप मुझ पर तरजीह दे रहे हैं? वो बेयकीनी लहजे में बोला। 2 दिन में तुम्हारे पास, तीसरे दिन तुम्हारे अकाउंट फ्रीज, और चौथे दिन तुम कोर्ट में खड़े होगे। और वो अब ऊंची आवाज में बोले, देख लूंगा मैं तुम दोनों को। उसने समरा और जीनिया की तरफ देखते हुए गुस्से से कहा और कमरे से बाहर निकल गया, वरना डैड ने उसे धक्के देकर घर से निकाल देना था। तुम परेशान ना हो, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा, और मैं तुमसे इस सब की माजरत करता हूँ। जीनिया के सर पर हाथ रखते हुए मुस्तफ़ा दुखी लहजे में बोले, इन्हें बहुत दुख हुआ था हकीकत जानकर। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने तुम्हारा एतबार नहीं किया। समरा जीनिया के कंधे पर हाथ रखते हुए शर्मिंदगी से बोली, पप्पा प्लीज़, मैंने कहा ना कि मुझे किसी से कोई शिकवा नहीं। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। आपको वही कुछ नज़र आया जो आपको दिखाया गया। माफ़ी मांगकर मुझे शर्मिंदा ना करें। समरा के गले लगते हुए बोली। थोड़ी देर वो सब बातें करते रहे, फिर वो अपने कमरे में चली गई। आपसे इस बेएतबारी की उम्मीद नहीं थी, मुस्तफ़ा खफकी से बोले। इन्हें हकीकत समरा के इस तरह असल बात छुपाने से तकलीफ हुई थी, ना बताने की बहुत सी वजहात थी। एक ये आप सब जीनिया को पागल ना समझें, और फिर बात हमरान के बारे में थी, तो मैंने सोचा कि कहीं आपको बुरा ना लग जाए। फिर बाद में मुझे एहसास हुआ कि छुपाना गलत है, लेकिन आप दूसरे मुल्क में थे, इस वजह से नहीं बताया कि आप वहाँ पे परेशान होते रहेंगे। मैं माजूद खां हूँ, आइंदा ऐसा नहीं होगा। समरा शर्मिंदगी से बोली, आप मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी अपनों से इस डर से कोई बात नहीं छुपानी चाहिए कि वो परेशान हो जाएंगे। बात
छुपाने के बाद अगर आप किसी तकलीफ में मुतलबा हो गए तो आपके अपनों को भी तकलीफ होगी और ये तकलीफ ज़्यादा बड़ी होगी। बजाय इससे इनसे कुछ छुपाने के इन्हें बताएं और एक बात घर का बुनियादी एतमाद पे रखें। जब घर में एतमाद की फ़िज़ा कायम हो तो सब अपना दर्द अपनी मुश्किलें एक दूसरे को बताते हैं और इस तरह रिश्तों में सब कुछ सही रहता है। और बात करते करते रुके, अगर तुम मुझे सारी हक की कहानी बताती तो मैं तुम्हें ये बता देता कि इसमें हमरान की चाल होगी, क्योंकि वो बात को दिल में रख लेता है और फिर बदला लेता है। बहरहाल जो भी हुआ इसको छोड़ो, मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। अब हमें जीनिया के बारे में सोचना है। वो नरम लहजे में बोले, मैं आपको मायूस नहीं करूँगी और वाकई मैं इस मसले का हल हमें इस मसले का हल निकालना है। वो मुस्कुरा कर बोली, आज कितने दिनों बाद वो पुरसुकून हुई थी। सर से एक बोझ उतरने वाला था। हमरान अभी भी शर्मिंदा नहीं था, पता नहीं कब होगा। उसने सोच लिया था उसे नूरा और हमरान को माफ़ नहीं करना था। इसका मोबाइल बजा, उसने देखा तो हमरान की कॉल थी। शिकारी के शिकंजे में फंसने के बाद भाग निकले मैं, जो मज़ा है वो कहीं और नहीं है। मोबाइल कान से लगाते हुए उसने तंज किया, भूल है तुम्हारी कि तुम शिकारी के शिकंजे से निकल गई। वो आग बगोला हुआ, शिकारी अब बातें ही कर सकता है। चे वो बोली, शिकारी तो अब शिकार के साथ आंख मचोली खेलेगा। शिकार के समझ के उसने शिकारी को धोखा दिया, जबकि हकीकत में शिकारी शिकार से ही खेल रहा है और वो वक्त दूर नहीं जब शिकार दोनों शिकारी के कब्जे में होगा। वो एक की क्लब चबा कर बोला, तुम भूल रहे हो तुम्हारा वास्ता जीनिया का माल से पड़ा है। अब शिकारी के पास हाथ मलने के अलावा कुछ नहीं, बल्कि शिकारी तो अब खुद शिकार हो चुका। आखिरी बात उसने तमस्कराना अंदाज में कही, भूल है तुम्हारी, एक दफ़ा तुम्हें धूल चटाई है, दूसरी दफ़ा का इंतज़ार करो। जीनिया कमाल, तुम्हारा वास्ता हमरान मुस्तफ़ा से पड़ा है, भूलना मत, उसने धमकी अमेज लहजे में कहा। और तुम भी भूलना मत कि हमरान मुस्तफ़ा का वास्ता जीनिया कमाल से पड़ा है। वो भी जवाबन उसी के अंदाज में बोली और फ़ोन बंद कर दिया। जेर लब गाली देते हुए हमरान ने फ़ोन बेड पर फेंका और सर पकड़ कर बैठ गया। इसके प्लान में कहीं भी झोल नहीं था। फिर वो पकड़ा कैसे गया? ये सब उस हमजा के घर आने की वजह से हुआ होगा। हमरान भूल गया था कि इंसान जितनी भी चालाकियां दिखा ले, लोगों को बेवकूफ़ बना ले, लेकिन वो रब है ना, वो अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है। इंसान की सारी प्लानिंग उस वक्त धरी की धरी रह जाती है जब वो मेहरबान रब अपने फजल से अपने बंदों को बुरे वक्त से निकालता है। क्या सोचा है तूने? मुगीस इसकी तरफ चाय बढ़ाते हुए बोला। वो मुगीस की तरफ आ गया था। तलाक तो नहीं दूंगा, चाहे जो मर्जी कर ले, ऐसा हाल करूंगा कि सारी जिंदगी याद रखेगी कि किस से पाला पड़ा है। वो सख्त लहजे में बोला, मैं तो कहता हूँ कि अब बस कर दे, तूने जितना बदला लेना था ले लिया, अब मजीद कुछ ना कर, वरना तेरा ही नुकसान होगा। मुगीस ने उसे समझाना चाहा, तू ये सोच रहा होगा कि कहीं तेरे सर ही मुसल्लत ना हो जाऊं। वो तलखी से बोला, बकवास ना कर, एक तो तूने इतना कुछ कर लिया, मुझे भनक की भी नहीं पड़ने दी और अब मुझे ही बातें सुना रहा है। मुगीस खफी से बोला, सॉरी यार, वजह बताई ना तुम्हें। वो अब की बार नरमी से बोला, मैं भी तुझे ये ही समझा रहा हूँ कि तू अंकल की बात मान ले, नहीं तो अगर मेरे डैड को ये सारी बात पता चली तो वो हम दोनों को घर से निकाल देंगे और बाकी दोस्तों के वलदैन भी हमें अपने घर में घुसने नहीं देंगे। मुगीस ने से हकीकत से रोशनवा करवाया, डैड की बात तो मैं नहीं मान रहा, तो बस देख के मैं करता क्या हूँ। उसने अपने प्लान से मुगीस को आगाह किया। मुगीस का दिल किया सर पीट ले, हमरान तो कुछ समझने को तैयार ही नहीं। बीबी जी, मुझे नौकरी से ना निकाले, मुझे माफ़ कर दे, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। नूरा ने समरा को जीनिया के सामने जीने के हाथ जोड़ने चाहे। समरा से नौकरी से निकाल रही थी, तुम शर्मिंदा होती तो पहले ही सब कुछ बता देती। नूरा के हाथ खोलते हुए जीनिया ने कहा, मैं क्या कहती, मुझे हमरान साहब ने मजबूर किया था। नूरा ने रोते हुए कहा, तो तुम मुझे या साहब को बताती, चंद पैसों के लिए अपने ज़मीर का सौदा नहीं करती। समरा ने गुस्से से कहा, आप तो जानती हैं ना हमरान साहब को, मैं कैसे इनकार करती। नूरा ने कहा, मुस्तफ़ा के सामने हमरान की क्या मजाल, असल में तुम्हारे अपने दिल में पैसे का
का लालच था। समरा ने सख्त लहजे में कहा। जीनिया खामोशी से इन दोनों को देख रही थी। नूरा ने इस बात पे नजरें चुराई। उसे भी ख्याल आया था कि बड़े साहब को हकीकत बता दे, लेकिन फिर उसने ये सोचा कि इतना पैसा फिर नहीं मिलने वाला। इन पैसों की वजह से ही इसका मंगेतर बाहर था। और तुम अपने बाबा की फिक्र ना करो, ना ही इन्हें हकीकत बताएंगे और ना ही इनकी नौकरी जाएगी, समरा बोली। नूरा ने जीनिया की तरफ देखा। मेरा इतना ज़र्फ नहीं है कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूं। जिस दिन तुम वाकई शर्मिंदा हुई मुझसे माफ़ी मांग लेना, जीनिया ने दूसरी तरफ देखते हुए कहा और अंदर चल दी। वो वाकई किसी ऐसे इंसान को इतनी आसानी से माफ़ नहीं कर सकती थी जिसने इसके साथ इतना बुरा किया हो। हमरान गुस्से से तलमलाता इधर से उधर चक्कर काट रहा था। इसका प्लान था कि बैंक से वो जितने पैसे निकलवा सका निकलवा लेगा और गाड़ी भी बेच देगा, कहीं सुकून से छुप कर रहेगा, जीनिया को तलाक नहीं देगा और इस तरह जीनिया और बाकी तकलीफ में रहेंगे। लेकिन मुस्तफ़ा इसको अच्छे से जानते थे। उन्होंने जो 3 दिन की मोहलत दी थी, इससे पहले ही दिन ना सिर्फ इसका अकाउंट फ्रीज करवा दिया बल्कि ड्राइवर को भेजकर गाड़ी भी मंगवा ली। और अब वो खाली हाथ था। मुगीज के अबू भी उससे कह चुके थे कि वो अपना कहीं और इंतजाम करे और खाला भी मदद करने से इनकार कर चुकी थी। अब इसके पास सिर्फ एक ही हल बचा था और वो था जीनिया को तलाक, जो उसे देनी पड़ी थी। लेकिन उसने सोच लिया था कि जीनिया से बदला कैसे लेना है। वो आईने के सामने खड़ी थी। इसकी आज़ादी का परवाना उसे मिल चुका था। हमरान ने उसे तलाक दे दी थी। वो अपने जज्बात समझने की कोशिश कर रही थी। उसे ज़रा सा भी दुख नहीं हुआ था। उसे अब जाकर समझ आई थी कि उसे हमरान से मोहब्बत नहीं थी, वो सिर्फ पसंदीदगी थी जिसे वो मोहब्बत समझ बैठी थी। अब वो आज़ाद थी, पुरसुकून थी। उसे बस इस चीज़ का दुख था कि हमरान को इसकी गलती का एहसास नहीं हुआ था। हमरान अगर उससे माफ़ी मांग लेता तो पता नहीं वो इसको माफ़ करती या नहीं। गहरा सांस लेती वो बेड पर बैठ गई। पता नहीं अब हमरान आगे क्या करता है। जिस तरह का वो इंसान है वो दोबारा बदला ज़रूर लेगा। अब उसे खुद को दोबारा से बचाना था। इद्दत पूरी होने के बाद वो नई ज़िंदगी की शुरुआत करेगी, पर इससे पहले ज़रूरी है कि हमरान इसकी ज़िंदगी से दूर चला जाए, तभी वो पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकेगी। अरूज, मुझे पैसे चाहिए, हमरान ने फोन पे कहा। किस चीज के पैसे? अरूज की हैरत भरी आवाज स्पीकर पर गूंजी। तुम जानती हो कि डैड ने मुझे घर से निकाल दिया है और मुगीज के पापा ने भी अपने घर से निकाल दिया है। मेरे पास मौजूद तमाम पैसे खत्म हो चुके हैं। उस फजूल लड़की की इद्दत खत्म होने में अभी 1.5 माह का अरसा बाकी है, फिर शायद डैड मुझे घर में घुसने दे। अब मामला ये है कि मैं बिल्कुल खाली हाथ हूँ और सब के सब खुद गर्ज मेरी मदद नहीं कर रहे, इसलिए तुम मुझे पैसे भिजवाओ। वो टांग पे टांग रखता इत्मीनान से बोला। तो मैं तुम्हें किस खुशी में पैसे भेजूं? अरूज नागवारी से बोली। क्या मतलब किस खुशी में? मैंने तुम्हारा इतना बड़ा काम किया था, अब तुम्हें इस मुश्किल वक्त में मेरी मदद करनी चाहिए। वो माथे पर बल डाले हुए बोला। तो इसके बदले मैं तुम्हारा काम किया था ना, मैंने भूल गए? अरूज तेज लहजे में बोली। ओ मैडम, एक जरा सा काम किया था तुमने मेरा, और मैंने तुम्हारा कितना बड़ा काम किया है। मुझे अर्जेंट पैसे चाहिए। इसका लहजा भी तेज था। 1 रुपया भी नहीं मिलेगा तुम्हें। कितना घटिया इंसान हो तुम। जीनिया के साथ तुमने क्या किया और मुझे किस तरह अपने प्लान में शामिल किया, तो फिर तुम पे। अरूज गुस्से से बोली। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारे शौहर को कहूँगा कि तुम उससे शादी से पहले किसी और को पसंद करती थी, और तुम तो अपने शौहर को जानती हो कि वो कितना शकी है। वो हकीकत जानने की कोशिश नहीं करेगा। वो धमकी अमेज लहजे में बोला। तनाई घटिया इंसान हो तुम। अरूज ने दांत पीसे। जानता हूँ, बताने की जरूरत नहीं। तो कब पैसे भेज रही हो? वो पुरसुकून लहजे में बोला। भेजती हूँ, अरूज ने गुस्से से कहा और फोन बंद कर दिया। जीनिया, कमाल छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। आज उसकी मेहंदी थी। वो बहुत खुश थी और इस सब अरसे में सब कुछ ठीक रहा था और शादी के मामलात भी आसानी से तय हो गए थे। तुम खुश हो ना? समरा ने उसके चेहरे पर प्यार देते हुए कहा। जी फुप्पो, वो मुस्कुराते हुए बोली। अल्लाह ताला तुम्हें जिंदगी की हर खुशी अता फरमाए। समरा नीम आंखों से मुस्कुराती हुई बोली। आज जीनिया का इस घर में आज आखिरी दिन था। आमीन। मुस्तफ़ा कह रहे थे कि जीनिया से पूछ लो, अगर कुछ और चाहिए तो बता दे, कल से पहले आ जाएगी। समरा बोली। उन्होंने मेरे लिए पहले ही इतना कुछ कर दिया है, मजीद किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। अंकल खुद कहाँ है? वो बोली। बाहर है, वो इंतज़ाम देख रहे हैं मेहंदी के। समरा ने कहा। कल मैं यहाँ से चली जाऊँगी। आप अंकल को कहिए कि वो हमरान को घर बुला लें। आप बेशक हमरान को माफ़ ना
क्षमा करें, अंकल को मैंने हमरान के लिए परेशान होते देखा है, शायद हमरान को अभी अपनी गलती का एहसास हो जाए। वो संजीदगी से बोली, तुमने माफ कर दिया उसको? समरा ने पूछा। वो तो हमरान को उस वक्त तक माफ नहीं कर सकती थी जब तक वो अपनी गलती पे शर्मिंदा ना हो। रही बात मुस्तफ़ा की, तो वो हमरान के लिए फिक्रमंद तो थे, लेकिन इसको इतनी आसानी से माफ करने वाले नहीं थे। नहीं, मैंने उसे माफ नहीं किया। मैं सोचती हूँ कि अगर जिंदगी के किसी मोड़ पे उसने मुझे से माफी मांगी तो पता नहीं मैं आसानी से उसे माफ करूंगी या नहीं। वो हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। समरा मुस्कुरा कर बोली, तुम मिले यूं लगा ख्वाब है ये, पर ख्वाब नहीं ताबीर है ये। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आज तुम मेरे सामने मेरी बीवी की हैसियत से बैठी हो। जीनिया का हाथ थामते हुए दाऊद ने कहा। जीनिया मुस्कुराई, कितना इंतजार किया मैंने तुम्हारा, जब तक निकाह नहीं हो गया उस वक्त तक मैं बेचैन ही रहा कि तुम मुझे मिलोगी। इसके हाथ में कंगन डालते हुए वो बोला, मैं खुद अभी तक बेयकीन हूँ। जिंदगी ठीक हो गई है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये मेरी नज़र का धोखा है। वो ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, मैं जानता हूँ कि तुमने बहुत मुश्किल हालात देखे हैं, शायद तुम्हारा यकीन मोहब्बत से उठ गया है, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं तुम्हारा ये यकीन वापस लाऊंगा। वो मुस्कुरा कर बोला, मुझे तुम्हारी मोहब्बत पे पूरा यकीन है, लेकिन क्या तुम्हारे दिल में ये ख्याल नहीं आया कि मैं हमरान से प्यार करती हूँ? वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम उसकी बीवी थी। मैं बस ये ही सोचता हूँ, हो सकता है कि तुम उससे मोहब्बत करती हो, पर ये हो भी अब थी हो गया। मुझे अपने जज्बाओं पर पूरा यकीन है। वो उसकी आंखों में देखते हुए बोला, वो बस मुझे पसंद था और बस। जीनिया ने फौरन से जवाब दिया और दौद मुतमईन हो गया। हमरान गुस्से से अपने घर के गेट से वापस मुड़ा। डैड ने उसको सारी सहूलतें वापस दे दी थी। वो एक फ्लैट में रहता था, क्योंकि डैड ने उसे कहा था कि वो जब तक जीनिया से माफ़ी नहीं मांगेगा और जीनिया उसे माफ़ नहीं करेगी, वो भी तब तक उसको माफ़ नहीं करेंगे। आज तीसरी दफ़ा वो डैड से मिलने घर आया था, लेकिन चौकीदार ने उससे ये कहा कि डैड घर पे नहीं है। उसे पता था कि डैड घर पे ही है, बस उससे मिलना नहीं चाहते। वो अपनी गाड़ी में बैठने लगा था जब उसने घर के अंदर से गाड़ी निकलते देखी। जीनिया और दाऊद गाड़ी में थे और काफी खुश लग रहे थे। मारे गुस्से के हमरान का चेहरा गुस्सा सुर्ख हो गया। डैड उससे तो नहीं मिले थे, मगर इस फजूल लड़की के लिए इनके पास वक्त ही वक्त था। उसने गुस्से में एक फैसला किया और गुस्से में किए गए फैसले भी कभी ठीक हुए। जीनिया किचन में खड़ी खाना बना रही थी। अंकल ऑफिस, आंटी बाजार और दाऊद यूनिवर्सिटी गया था। यूनिवर्सिटी तो वो भी जाती थी, मगर आज उसने छुट्टी कर ली थी क्योंकि कल दाऊद की सालगिरह थी और वो उसे सरप्राइज देना चाहती थी। इनके घर साफ सफाई वाली मुलाजमा आती थी, बाकी कुकिंग वगैरह वो और आंटी मिलकर ही करते थे। उसे लगा लॉन्च के दरवाजा खुला है। उसने समझा कि शायद आंटी वापस आ गई है। मुतमईन सी वो अपने काम में लगी रही, तभी अरमानी कोड की खुशबू उसके रथों से टकराई। वो घबरा कर पलटी। इसके ख्वाहिशात दुरुस्त साबित हो गए थे। किचन के दरवाजे पे हमरान खड़ा था। जीनिया के चेहरे पे घबराहट देखकर उसे दिली सुकून हासिल हुआ। 3 दिन लग गए थे उसे जीनिया के घर के लोगों और इन सब के मामलात जानने में, और आज उसे मौका मिल गया था बदला लेने का। बड़ी मुश्किल से वो दीवार टाप कर अंदर आया था। तुम यहाँ पे क्यों आए हो? वो सख्त लहजे में बोली। तुमसे मिलने को दिल कर रहा था डार्लिंग, वो लोफराना अंदाज में बोला। शट अप, अभी और इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। वो गुस्से से बोली। चला जाऊंगा डेयर, पहले जिस मकसद के लिए आया हूँ वो तो पूरा कर लूँ, वो मेरी खेजी अंदाज में बोला। हमरान की बातें सुनकर इसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। वो कुछ भी कि बगैर किचन से बाहर निकलने लगी। इस पागल से बहस करके वो अपना नुकसान नहीं करना चाहती थी। जैसे ही वो दरवाजे में खड़े हमरान के पास से गुजरी, हमरान ने उसका बाजू पकड़ लिया। बाजू छोड़ो मेरा, उस दिन खुशी से बोली और बाजू छुड़वाने लगी। बाजू भी छोड़ दूंगा और तुम्हें भी, लेकिन अपना बदला पूरा होने के बाद। मैंने कहा था ना कि हमरान मुस्तफ़ा से पंगा लेकर तुमने अच्छा नहीं किया। मैंने इज्जत से तुमसे निकाह किया था, लेकिन तुम गुस्से से सुर्ख होती आंखें उसके जर्द चेहरे पर डालते हुए वो बोला। जीनिया ने के पास एक लम्हे के था फैसले का। उसने पास ही काउंटर पे पड़ी छुरी उठाई और हमरान पे हमला करना चाहा, लेकिन हमरान भी देख चुका था। उसने दूसरे हाथ से जीनिया का हाथ रोकने की कोशिश की, लेकिन छुरी उसके
और उसके हाथ में खुप गई। दर्द की एक तेज लहर उसके जिस्म में दौड़ गई। उसने फौरन से जीनिया का बाजू छोड़ा। जीनिया तो मौका पाती सीढ़ी की तरफ भागी और जब भी वो 3 सीढ़ियां ही चढ़ी थी कि इसका पाँव उल्टा और वो नीचे गिरी। नीचे गिरते हुए उसका माथा सीढ़ी की ग्रिल से टकराया और वो जख्मी हो गई। हमरान जो पहले अपने जख्म की वजह से बुखला गया था, जीनिया के माथे से निकलते खून को देखकर वो घबरा गया और फौरन बाहर की तरफ भागा। गेट खुला हुआ था और गेट से कोई गाड़ी अंदर दाखिल हो रही थी। वो फौरन से बाहर निकला। जीनिया की सांस ने हैरत से जख्मी हाथ वाले लड़के को भागते देखा। हमरान जख्मी हाथ को दबाते सड़क पर दौड़ रहा था। वो सोच रहा था कि अगर जीनिया मर गई तो वो जेल में जाएगा और उसे सजाए मौत होगी। अपनी सोच में गुम अपनी तरफ आते तेज रफ्तार ट्रक को भूल गया। एक झटका लगा था उसे और वो खून में लथपथ सड़क के बीच में पड़ा था। कैसा है मेरा बेटा? मुस्तफा साहब बेंच से उठते हुए बोले। इन्हें किसी ने हमरान के जख्मी होने की इतला दी थी और वो और समरा इस वक्त हॉस्पिटल में थे। इनकी हालत अब पहले से बेहतर है। इनको रूम में शिफ्ट कर दिया है। लेकिन डॉक्टर बोलते हुए खामोश हुआ। लेकिन क्या? मुस्तफा साहब ने धड़कते दिल के साथ पूछा। समरा भी परेशान हुई। जिस तरह से इनका एक्सीडेंट हुआ है और जो इनकी कंडीशन है, वो अब सारी जिंदगी चल नहीं सकेंगे, डॉक्टर ने कहा और आगे बढ़ गया। पीछे वो ढक गए। समरा ने आगे बढ़कर इन्हें संभाला। कहा ये पहले समझ जाता कि उसने क्या किया है। वो परेशानी से बोले। आप परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। समरा ने इन्हें तसल्ली दी। अपने बाइस के हारस में रहा। तकलीफ को जानना, तकलीफ सहने के बाद पछतावे के अलावा अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। अपने बाज की इसने कितनी बुरी सजा पाई थी। उसने एक थप्पड़ का बदला लेने के लिए जीनिया की जिंदगी बर्बाद कर दी और उसने इस पर बस नहीं किया बल्कि इसकी जिंदगी को मजीद बर्बाद करने की कोशिश में लगा रहा। डैड ने उसको घर से निकाल दिया। वो इंतकाम में अंधा होकर जीनिया की इज्जत बर्बाद करने चला था और नतीजा अपनी जिंदगी बर्बाद कर बैठा था। वो अब किस मुंह से जीनिया से माफी मांगता? उसका दिल चाहता कि काश वो मर जाता, लेकिन शायद ये इसके पास मौका हो अपनी गलती की माफी मांगने का। इंसाफ का चक्कर शुरू हो गया था। पता नहीं क्यों हम दूसरों की जिंदगी बर्बाद करते हुए ये भूल जाते हैं कि इंसाफ की चक्की जरूर चलती है और इंसाफी करने वाले इस चक्की में जरूर पिसते हैं। डैड और मम्मी इसका बहुत ख्याल रखते थे। डैड ने उससे एक लफ्ज नहीं कहा था। बोला तो वो भी एक लफ्ज नहीं था। वो बस खामोश ही रहता उन दोनों के सामने, लेकिन अपने मेल नर्स को वो अपने पास भटकने भी नहीं देता था। कितनी ही नर्स डैड तब्दील कर चुके थे मगर कोई फायदा नहीं हुआ था। वो बस खुद को सजा दे रहा था। वो नहीं चाहता था कि वो ठीक हो। मुझे तुमसे एक काम है, समरा ने नूरा से कहा। वो आज नूरा के घर में मौजूद थी। जी बोले, नूरा ने कहा। वो बहुत शर्मिंदा थी। उसे उसके की सजा मिल चुकी थी। जिसके लिए उसने ये सब किया वो उसे छोड़ चुका था। उसके मंगेतर ने किसी और से शादी कर ली थी, किसी बहुत अमीर औरत से। मैं तुम्हारे लिए हमरान का रिश्ता लाई हूँ, समरा ने कहा। नूरा का मुंह खुल गया। तुम्हारी मर्जी है कि तुम हाँ करो या ना। तो हमने हमरान का ख्याल रखने के लिए बहुत से मेल नर्स रखे, लेकिन हमरान सबको भगा देता है। वो बहुत चिड़चिड़ा हो गया है। मुस्तफा उसका ख्याल रखने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन इनका ऑफिस भी है तो हमने सोचा कि हमरान की शादी करवा दे, लेकिन कोई रिश्ता नहीं है नजर में। फिर मुझे तुम्हारा ख्याल आया। तुम्हारे अब्बा कह रहे थे कि वो तुम्हारे लिए बहुत परेशान रहते हैं। मैं जानती हूँ मैं तुम्हारी इस वक्त बहुत जालिम लग रही होंगी, लेकिन मैं शायद खुद गर्ज हूँ जो अभी भी सिर्फ हमरान का ही सोच रही हूँ। बेहद आखिरी फैसला तुम्हारा ही होगा, उन्होंने संजीदा अंदाज में कहा और सारे हकूक इसके सामने रखे। अगर जीनिया बीबी मुझे माफ कर दे तो मैं ये शादी करने के लिए तैयार हूँ। नूरा ने कहा। उसका दिल खाली हो चुका था। अब कोई भी होता उसे फर्क नहीं पड़ता था। मैं जीनिया से बात करूंगी, समरा ने जवाब दिया। मखफात का अमल लाजमी है यारो, तुम खुदा पे भरोसा करके तो देखो। आज हमरान और नूरा की शादी थी और वो और दाऊद जा रहे थे। नूरा को तो उसने माफ कर दिया था, लेकिन अभी तक हमरान को उसने माफ नहीं किया था। हमरान की हालत की खबर उसे मिली थी और उसके पछतावे की भी, लेकिन वो अभी तक ये फैसला ना कर सकी थी कि वो उसको माफ करे या नहीं। साहब ने फैसले का इख्तियार उसे दिया था। उसने मुस्तफा साहब के झुके कंधे देखे थे, शायद वो उसे माफ कर देती।
میں نے جو تمہارے ساتھ کیا شاید معافی کا ایک لفظ اس کا مداوا نہ کر سکے۔ وہ اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھتے ہوئے زینیا سے بولا، مصطفیٰ صاحب، سمرا، نورا، زینیا، داؤد اور وہ خود اس وقت لاؤنج پہ بیٹھے تھے۔ ابھی اس کا نکاح ہوا تھا، وہ بہت مشکل سے مانا تھا۔ وہ نورا کو اپنے ساتھ اس سزا میں شامل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ معافی کا لفظ تکلف کا دعویٰ تو نہیں کر سکتا، لیکن جو معافی دل سے مانگی جائے وہ اگلے کے زخموں پر مرہم ضرور رکھ سکتی ہے۔ زینیا نے جواب دیا۔ ہمراہ نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا۔ میں واقعی بہت شرمندہ ہوں۔ جو میں نے تمہارے ساتھ کیا وہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اگر میرے ساتھ یہ حادثہ نہ ہوتا تو شاید مجھے ساری زندگی اپنے غلط ہونے کا احساس نہیں ہوتا۔ کچھ حادثے فائدہ مند بھی ہوتے ہیں کیونکہ وہ روح کو جھنجھوڑ دیتے ہیں، پھر انسان بیدار ہوتا ہے۔ وہ روتے ہوئے بولا، میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ پتہ نہیں میں تمہیں معاف کروں گی یا نہیں، لیکن انکل کی پریشانی اور تمہاری شرمندگی دیکھ کر میرے لیے یہ فیصلہ آسان ہو گیا۔ میں نے تمہیں معاف کیا ہمران، وہ مضبوط لہجے میں بولی، اور ہمران کے رونے میں تیزی آ گئی۔ کتنا غلط رہا تھا وہ ساری زندگی، اور زینیا نے کتنی آسانی سے اسے معاف کر دیا تھا۔ کاش وہ بھی اعلیٰ ظرفی کا حامل ہوتا، کاش وہ بھی اچھے دل کا مالک ہوتا، تو آج یہ سب نہ ہوتا اس کی زندگی میں۔ اس جیسے کچھ خاص اس کی زندگی کا حصہ بننے والے تھے، لیکن شاید یہ کاش ہمیشہ کے لیے نہ ہو، کیونکہ وہ آخر کار پلٹ آیا تھا۔ مصطفیٰ صاحب نے زینیا کا شکریہ ادا کیا اور سمرا بھی خوش ہوئی۔ واپسی پر داؤد نے زینیا سے کہا کہ کیا واقعی اس نے ہمار کو دل سے معاف کر دیا، یا وہ یہ سب دیکھ کر مجبور ہو گئی۔ معاف تو دل سے کیا ہے، لیکن زخم بھرنے میں دیر لگے گی۔ وہ ضبط سے مسکرائی۔ آج پھر وہ سارے زخم تازہ ہو گئے تھے، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ تمہاری یہ زخم جلد بھر جائے، اور میں یہ کوشش کروں گا کہ تمہارے زخم بھرنے میں تمہاری مدد کروں انشاءاللہ۔ دل سے مسکرائی۔ خدا کتنا مہربان ہے نا، وہ جانتا ہے کہ اس کا بندہ کب اور کس تکلیف سے گزر آیا ہے۔ وہ اپنے بندے کے ہر حال سے واقف ہے، اور وہ ہی اپنے بندے کو مشکلوں سے نکالنے والا ہے۔